पॉलिन एक सिंगल मदर है जो अपनी 2 टीनेज बेटियों के साथ अपनी गुजर चुकी बहन क्लैरिस के दूर के घर जा रही है। ये घर अभी अभी पॉलिन को विरासत में मिला है और परिवार वहां एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ट्रिप के दौरान बड़ी बहन वेरा बेथ का लगातार मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे हॉरर कहानियों का बहुत शौक है। बेथ को डरावनी कहानियां लिखना पसंद है और वह अक्सर मशहूर हॉरर राइटर H.P. लवक्राफ्ट से प्रेरणा लेती है, जिससे वेरा को अपनी छोटी बहन अजीब लगती है। ड्राइव शुरू होने के कुछ ही देर बाद एक अजीब कैंडी ट्रक उनके पीछे लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। ड्राइवर पॉलिन और लड़कियों को देखकर हाथ हिलाता है और फिर उनकी कार से तेजी से निकल जाता है। जैसे ही वे क्लैरिस के घर के पास पहुंचते हैं, परिवार एक छोटे से सुविधा स्टोर पर रुकता है। जब पॉलिन खरीदारी कर रही होती है, बेथ कैशियर से थोड़ी देर बात करती है और बताती है कि वे पास में अपनी आंटी के घर रुकने जा रहे हैं। तभी बेथ को अखबार में एक परेशान करने वाला आर्टिकल दिखता है जिसमें इलाके में हो रहे कई बेरहम फैमिली मर्डर के बारे में बताया गया है। हाल ही में एक शादीशुदा जोड़ा मारा गया था, जबकि उनकी टीनेज बेटी हफ्तों से बेसमेंट में बंद थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि हत्यारे पूरे समय उसके साथ घर में रह रहे थे। थोड़ी देर बाद बेथ को स्टोर के बाहर वही कैंडी ट्रक खड़ा दिखता है जो आखिरकार चला जाता है। जब परिवार आखिरकार क्लैरिस के घर पहुंचता है तो वेरा तुरंत डर जाती है। पूरी जगह गुलियों, अजीब सजावट और पुराने एंटीक फर्नीचर से भरी हुई है। उसे यह असली घर से ज्यादा एक हॉन्टेड घर जैसा लगता है, लेकिन बेथ को ये सब बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहले से ही हॉरर से जुड़ी हर चीज पसंद है। अपने कमरे में घूमते हुए बेथ को एक अजीब शीशा मिलता है जिसे वह एक चीनी पजल बॉक्स के तौर पर पहचानती है जिसमें छिपे हुए बटन बने होते हैं। जिज्ञासावश बहनें बटन दबाना शुरू कर देती है और अचानक एक डरावनी गुड़िया बाहर निकलती है और उन दोनों को डरा देती है। यही वह पल था जब उनका बुरा सपना सच में शुरू हुआ। भूतों की दुनिया में हुई घटना में आपका स्वागत है। बाद में अपना सामान खोलते और कहानियां लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने टाइपराइटर को सेट करते समय बेथ अचानक अपने पहले पीरियड के बाद रोने लगती है। पॉलिन धीरे से अपनी बेटी को दिलासा देती है और उसके कपड़ों से खून साफ करने में मदद करती है। उस रात बाद में पॉलिन सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है, जबकि वेरा फिर से शिकायत करने लगती है कि बेथ कितनी अजीब हो गई है। उसकी नजर में बेथ अब सिर्फ डरावनी कहानियों की दीवानी नहीं है, वह पूरी तरह से अपनी कल्पना में खो गई है। वेरा ये भी बताती है कि कैसे बेथ ने एक बार एक नकली इंटरव्यू लिखा था जिसमें उसने खुद को पहले से ही एक मशहूर लेखक बताया था, लेकिन पॉलिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि वेरा सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस अकेले घर में आना पड़ा। ये सुनकर वेरा को और भी बुरा लगता है। मन ही मन उसे लगता है कि उसकी माँ को उससे ज्यादा बेथ की परवाह है। लेकिन जैसे ही वे वापस अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ परेशान करने वाली बात नजर आती है। पहले वाला वही कैंडी ट्रक अब घर के ठीक बाहर पार्क है। थोड़ी देर बाद बेथ और वेरा को नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिर भी वे इसे चूहों या पुरानी लकड़ी की चरमराहट समझकर टाल देती है क्योंकि घर पुराना है और टूट रहा है। इस बीच वेरा खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर से म्यूजिक चलाती है। पॉलिन फोन पर एक दोस्त से बात करते हुए सामान खोलती और घर की सफाई करती रहती है, हालांकि सिग्नल बार बार कटता रहता है। फिर अचानक पॉलिन पर एक आदमी हमला कर देता है। पता चलता है कि कैंडी ट्रक शुरू से ही परिवार का पीछा कर रहा था। अंदर निजार नाम का एक बहुत बड़ा ट्रोल जैसा आदमी और उसकी मां जेनेट थे, और जो कुछ भी हो रहा था उसे देखते हुए ये साफ तौर पर वही हत्यारे थे जिनका जिक्र कन्वीनियंस स्टोर के अखबार के आर्टिकल में किया गया था। उसके कुछ देर बाद बेथ और वेरा को निजार बेसमेंट में घसीट ले जाता है। जैसे ही वह उन पर हमला करने की तैयारी करता है, स्थिति जल्दी ही डरावनी हो जाती है। लेकिन जेनेट को पता चलने के बाद कि बेथ को पीरियड्स आ रहे हैं, उसे अचानक छोड़ दिया जाता है। बेथ तुरंत भागने और मदद ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पहले ही बाहर से बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद जेनेट बेथ पर हमला करती है और शांति से पूरे बुरे सपने को किसी अजीब खेल की तरह मानती है, ये दावा करते हुए कि निजार सिर्फ घर के अंदर गुलियों से खेलना चाहता है। जैसे ही जेनेट बेथ को और सजा देने वाली होती है, पॉलिन को अचानक होश आ जाता है और वह जेनेट को जमीन पर पटक देती है। पॉलिन फिर बेथ से कहती है कि जितनी तेजी से हो सके भागो और घर से बाहर निकल जाओ। इसके बाद वह वेरा को बचाने के लिए सीधे निजार की तरफ बढ़ती है। भले ही वह बुरी तरह घायल है और पूरी तरह से हार गई है, पॉलिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। सभी मुश्किलों के बावजूद वह निजार को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर जेनेट की गर्दन में चाकू घोंप देती है जब वह औरत पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उस डरावनी रात को 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन बेथ अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। यादें उसे लगातार बुरे सपनों के जरिए परेशान करती रहती हैं, जो उस घटना को बार बार दोहराते हैं। अब एक बड़ी होकर बेथ एक सफल हॉरर नॉवेलिस्ट बन गई है। उसकी लेटेस्ट और सबसे मशहूर किताब का नाम इंसिडेंट इन ए घोस्टलैंड है। ये कहानी सीधे उस बुरे सपने से प्रेरित है जिससे वह वेरा, पॉलिन और 2 हत्यारों जेनेट और निजार के साथ बची थी। जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि बेथ आज भी अपनी सारी कहानियां उसी पुराने टाइपराइटर से लिखती है जिसका इस्तेमाल वह अपनी टीनेज में करती थी।
बेथ ने अपने लिए एक नई जिंदगी भी बनाई है। अब उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा है। लेकिन जहां बेथ आगे बढ़ गई, वहीं वेरा की दिमागी हालत उस हादसे के बाद कभी ठीक नहीं हुई। वह अभी पॉलिन के साथ क्लैरिस के पुराने घर में रहती है। एक दिन बेथ को एक बहुत ही अजीब सा फोन आता है जिसमें उससे तुरंत घर लौटने की गुजारिश की जाती है। परेशान होकर वह पॉलिन और वेरा से मिलने और कुछ दिन वहीं रहने का फैसला करती है। जब बेथ आखिरकार आती है तो पॉलिन इतने सालों तक उसे बहुत याद करने के बाद उसका घर वापस आने पर गर्मजोशी से स्वागत करती है। हालांकि बेथ रेगुलर उनकी मदद के लिए पैसे भेजती है, फिर भी उसे अपनी माँ और बहन को उस घर में अकेला छोड़ने का बुरा लगता है। लेकिन पॉलिन समझती है, एक माँ के तौर पर वह जानती है कि बेथ अपनी जिंदगी जीने और अपने सपनों को पूरा करने की हकदार है। बेथ के आने के कुछ ही देर बाद बेसमेंट से अचानक चीखें गूंजने लगी। 16 साल पहले हुए हमले के बाद से वेरा लगातार डर में फंसी हुई है। उसे यकीन है कि कोई अभी घर के अंदर उसका पीछा कर रहा है। उस डर की वजह से वह अक्सर खुद को बेसमेंट में बंद कर लेती है और चाबी छिपा देती है। पॉलिन ने आखिरकार एक डुप्लीकेट चाबी बना ली और चुपके से उसे बेसमेंट के दरवाजे के ऊपर रख दिया। बेथ और पॉलिन नीचे जाती हैं तो वेरा को एक अलमारी में छिपा हुआ पाती है। टीनेज के ट्रॉमा ने वेरा के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ दिया है और बेथ अपनी बहन की हालत देखकर मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही है। दवा देकर वेरा को शांत करने के बाद बेथ को पॉलिन के लिए और भी हमदर्दी महसूस होती है, जिसने सालों तक अकेले ही वेरा की देखभाल की है। उस रात सोने की कोशिश करते हुए बेथ को अचानक अपने कमरे में शीशे के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे वह उसे खोलती है और उसे ये देखकर डर लगता है कि सालों पहले की डरावनी गुड़िया उसके बिस्तर के पास दिखाई देती है, जैसे मदद की भीख मांग रही हो। अलार्म घड़ी बजने पर बेथ अचानक जाग जाती है। फिर उसे शीशे पर कुछ डरावना लिखा हुआ दिखता है, शब्द मेरी मदद करो। जो उसने देखा उससे परेशान होकर बेथ वेरा को देखने के लिए बेसमेंट में जाती है। वहां उसे अपनी बहन के शरीर पर सालों से खुद को नुकसान पहुंचाने के निशान और घाव मिलते हैं। वेरा को छोड़े जाने का डर है और उसे लगातार डर रहता है कि बेथ उसे तब तक अकेला छोड़ देगी जब तक कि वह आखिरकार मर नहीं जाती। घर के अंदर की हर छोटी सी आवाज उसे घबराहट में डाल देती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे विश्वास है कि जैनेट और निजार एक दिन वापस आएंगे और जो उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करेंगे। उस रात बाद में पॉलिन और बेथ इतने सालों तक अलग रहने के बाद एक साथ शराब पीते, नाचते और बातें करते हुए समय बिताते हैं। इस बीच वेरा बेसमेंट में अकेली रहती है, धीरे धीरे अपने डर और अकेलेपन में और डूबती जाती है। थोड़ी देर बाद बेथ सोने से पहले पढ़ने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक वह वेरा को बेडरूम के अंदर पूरी तरह से डरी हुई देखती है। वह एक गुड़िया जैसी दिखती है और उसके दोनों हाथ बिस्तर से हथकड़ी से बंधे हैं। घबराकर बेथ तुरंत चाबी ढूंढने के लिए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वेरा अचानक दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अपनी बहन की हालत देखकर बेथ और भी परेशान हो जाती है। बदकिस्मती से पॉलिन बताती है कि बेसमेंट के उलट उस बेडरूम की कोई एक्स्ट्रा चाबी नहीं है। फिर कुछ ही देर बाद वेरा अचानक कमरे से बाहर चली जाती है, ऐसे बर्ताव करती है जैसे कोई अनजान उसे टॉर्चर कर रहा हो। हालात को शांत करने की कोशिश करते हुए पॉलिन बताती है कि वह समझती है कि वेरा असल में बेथ से क्या चाहती है। क्योंकि घर बहुत दूर के इलाके में है, पॉलिन उस एम्बुलेंस का इंतजार करने का फैसला करती है जिसे उसने मेन रोड के पास बुलाया था, जहां सिग्नल बेहतर है। बेथ अपनी मां को सामने के दरवाजे तक छोड़ती है, लेकिन जब वह घर के अंदर वापस आती है तो वेरा पहले ही एक बार फिर बेसमेंट में लौट चुकी होती है। उसके बाद बेथ घंटों जागती रहती है, इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं वेरा ऊपर वापस न आ जाए। आखिरकार सुबह होने से कुछ समय पहले थकान हावी हो जाती है और बेथ सो जाती है। वह अचानक घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज से जाग जाती है। फिर अचानक कोई उस पर पीछे से हमला कर देता है। अगली सुबह बेथ लिविंग रूम के सोफे पर उठती है और ये देखकर डर जाती है कि उसका चेहरा सूजा हुआ और चोटिल है, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। वह तुरंत पॉलिन को ढूंढना शुरू कर देती है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ अभी भी वापस नहीं आई है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक पल के लिए बेथ डर, थकान और निराशा से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन आखिरकार वह खुद को अकेले बेसमेंट में जाने के लिए मजबूर करती है। वहां उसे वेरा मिलती है, जिसका चेहरा भी बुरी तरह चोटिल और सूजा हुआ है। पहले तो बेथ को लगता है कि वेरा पूरी तरह पागल हो गई है और उसने रात में उस पर हमला किया है, लेकिन इनकार करने के बजाय वेरा अपनी बहन को जगाने और आखिरकार जो हो रहा है उसके डरावने सच का सामना करने के लिए मजबूर करने की कोशिश में बेथ को बार बार थप्पड़ मारती है। उस पल मूवी 16 साल पहले हुए हमले की कुछ घटनाओं को फ्लैशबैक में दिखाने लगती है, जिसमें जैनेट के बेथ को थप्पड़ मारने से लेकर पॉलिन का अपनी बेटियों को बचाने की पूरी कोशिश करना शामिल है। और तभी डरावनी सच्चाई आखिरकार सामने आती है। बेथ कभी भी एक सफल एडल्ट लाइफ नहीं जी रही थी। उसने जो कुछ भी महसूस किया वह सिर्फ उसके अपने दिमाग में बनी एक फैंटेसी थी। असल में बेथ और वेरा अभी भी घर के बेसमेंट में फंसी हुई हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि पॉलिन उस रात कभी नहीं बच पाए। बेथ ने एक खुशहाल भविष्य की कल्पना इसलिए की थी जहां उसकी मां ने हत्यारों को हराया था, जहां वह एक मशहूर लेखिका बनी, शादी की और उसका एक बच्चा हुआ, क्योंकि उसका दिमाग अपने आसपास की असहनीय सच्चाई से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था।
जब बेथ को आखिरकार पूरी तरह होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वह और वेरा दोनों निज़ार और जेनेट के हाथों सालों के टॉर्चर की वजह से चोटों और सूजन से भरे हुए हैं। बेसमेंट के अंदर एक आदमी और एक छोटे लड़के की पेंटिंग भी है, वही तस्वीरें जिन्हें बेथ ने अनजाने में अपनी फैंटेसी दुनिया के पति और बेटे में बदल दिया था। शीशे पर लिखे हेल्प मी शब्द भी शुरू से ही असली थे। उसके बाद बेथ और वेरा चुपचाप खाने के जो भी टुकड़े उन्हें पकड़ने वाले फेंकते हैं खा लेती हैं, यहाँ तक कि सड़े हुए बचे हुए खाने भी। बेथ पूरी तरह से रो पड़ती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी काल्पनिक जिंदगी उस बुरे सपने के मुकाबले कितनी खूबसूरत है जो वह असल में जी रही है। उसका एक हिस्सा तो ये भी चाहता है कि वेरा ने उसे कभी जबरदस्ती न जगाया होता, लेकिन वेरा अपनी बहन को जितना हो सके दिलासा दे सकती है। उस रात वे दोनों एक बार फिर बेसमेंट में एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह वे वेरा के चुपके से तैयार किए गए अलार्म और घर के बाहर कैंडी ट्रक के हॉर्न की आवाज से उठते हैं। वेरा तुरंत बेथ से कहती है कि वह अलमारी के अंदर छिप जाए और हत्यारे उसके साथ जो भी करने का फैसला करे उसे मान ले। वेरा को अपने अनुभव से पहले से ही पता है कि जवाब देने की कोशिश करने से और भी बुरा टॉर्चर होता है। थोड़ी देर बाद जेनेट आती है और अलमारी का दरवाजा खोलती है। बेथ को तुरंत पीटा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह फिर से उठती है तो वह खुद को गुल्लियों से भरे एक कमरे में हथकड़ी लगी हुई पाती है, जबकि जेनेट उसे उनमें से एक की तरह कपड़े पहनाती है। फिर बेथ को कुछ और भी डरावना दिखता है। अगले कमरे में उसकी माँ की लाश पड़ी है। जेनेट आराम से शराब पीती है, ठीक वैसे ही जैसे पॉलिन बेथ की फैंटेसी दुनिया में पीती थी, जिससे पता चलता है कि कैसे बेथ की कल्पना ने असलियत के टुकड़ों को तोड़ मरोड़ कर सुकून देने वाली चीज बना दिया था। उसके बाद जेनेट बेथ को गुड़ियों से भरे एक और कमरे में रखती है और उसे उनके ठीक बीच में ऐसे बिठाती है जैसे वह कलेक्शन का एक और खिलौना हो। खुशकिस्मती से जेनेट के जाने के बाद बेथ को एक गुड़िया के अंदर छिपी एक नुकीली मेटल की पिन दिखती है और वह चुपके से उसे अपने बालों में छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद निज़ार कमरे में आता है। इतनी डरी हुई कि कुछ कह नहीं सकती, बेथ बिल्कुल शांत रहती है, ठीक वैसे ही जैसे वेरा ने उसे चेतावनी दी थी। शुक्र है कि निज़ार पहले एक असली गुड़िया पकड़ लेता है, क्योंकि वह मुश्किल से ही लोगों और खिलौनों में फर्क कर पाता है। लेकिन बेथ ये देखकर डर जाती है कि वह उसके साथ क्या करता है। आखिरकार निज़ार देखता है कि बेथ गुड़ियों के बीच छिपी हुई है और तुरंत उसे पकड़ लेता है। बेथ इतनी डर जाती है कि वह पूरी तरह से कंट्रोल खो देती है और रोने लगती है, जबकि निज़ार उसे छूने लगता है और उसकी कलाई को आग से जलाने की तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक गुड़िया अचानक गिर जाती है और एक पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। मौका देखकर बेथ जल्दी से वह नुकीली मेटल की पिन निकालती है जो उसने पहले छिपाई थी और निज़ार के कमरे में घोंप देती है। जब निज़ार का ध्यान दूसरी गुड़िया की वजह से भटक जाता है तो बेथ धीरे धीरे कमरे से भागने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से निज़ार को जल्द ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बेचैनी में बेथ पास में अपना पुराना टाइपराइटर देखती है और उसे सीधे उसमें पटक देती है। आखिरकार निज़ार बेहोश हो जाता है, लेकिन आवाज से जेनेट अलर्ट हो जाती है, जो तुरंत बेथ को ढूंढने के लिए बंद दरवाजा तोड़ देती है। शुक्र है कि बेथ अपने कमरे में शीशे वाले कंपार्टमेंट में छिप जाती है। फिर भी अंदर छिपी गुड़िया लगभग उसकी जगह बता देती है जब निज़ार कमरे की तलाशी लेता है और अचानक शोर मचाती है। आखिरकार जेनेट को लगता है कि बेथ खिड़की से भाग गई है और वो बाहर भागती है। बेथ तुरंत मौके का फायदा उठाती है और वेरा को बचाने के लिए बेसमेंट में भाग जाती है ताकि वे आखिरकार एक साथ उस बुरे सपने वाले घर से निकल सके। लेकिन जैसे ही वे चुपके से बाहर निकल रहे होते हैं, जेनेट अचानक वापस अंदर आ जाती है और उन्हें लगभग पकड़ ही लेती है। किस्मत से ऊपर निज़ार को दर्द से चिल्लाते हुए सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार बेथ और वेरा घर से भागने में कामयाब हो जाती हैं और जितनी तेजी से हो सके जंगल में गहरे भाग जाती हैं। आखिरकार उन्हें सड़क पर दो पुलिस अफसर मिलते हैं। एक ऑफिसर जल्दी से अपने पार्टनर को रेडियो पर बताता है, जो इत्तेफाक से मूवी की शुरुआत से उसी कन्वीनियंस स्टोर पर होता है। कैशियर तुरंत दोनों लड़कियों का हुलिया पहचान लेता है और कंफर्म करता है कि वे अपनी मां पॉलिन के साथ क्लैरिस के घर जा रही थी। एक पल के लिए आखिरकार ऐसा लगता है कि बेथ और वेरा बच जाएंगी, लेकिन फिर अचानक दोनों पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी जाती है। और इससे पहले कि वे कुछ रिएक्ट कर पाएं, बेथ और वेरा को एहसास होता है कि वे किसी तरह एक बार फिर कैंडी ट्रक के अंदर आ गई हैं। पूरी तरह से निराश और दिमागी तौर पर टूट चुकी बेथ अपनी फैंटेसी की दुनिया में वापस चली जाती है। इस बार वह खुद को एक शानदार पार्टी में सोचती है जहां वह पॉलिन से फिर मिलती है और अपने पसंदीदा राइटर H.P. लवक्राफ्ट से भी मिलती है, जो उसके नॉवेल इंसिडेंट इन ए घोस्टलैंड की तारीफ करता है। लेकिन इस फैंटेसी के अंदर भी बेथ पास के एक दरवाजे के पीछे वेरा को तड़पते हुए देखती है। बेथ अपनी बहन की मदद करने जाना चाहती है, लेकिन पॉलिन उसे याद दिलाती है कि असलियत एक डरावनी जगह है। फिर भी पॉलिन ये भी समझती है कि अगर बेथ सच का सामना करने और वेरा को बचाने के लिए असल दुनिया में लौटने का फैसला करती है तो वह उसे रोक नहीं सकती। आखिर में बेथ आखिरकार खुद को असलियत में वापस लाने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह जागती है, नजर उस पर बेरहमी से हमला कर रहा होता है। वह बेथ को सीधे शीशे वाले डिब्बे में फेंक देता है, लेकिन किस्मत से उसका ध्यान उसके अंदर छिपी गुड़िया की वजह से भटक जाता है। बेथ तुरंत अगले कमरे में भागने का मौका लेती है, जहां जेनेट वेरा को मारने की तैयारी कर रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के बेथ अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है। पूरी तरह से हताश होकर वह अपनी बहन को बचाने के लिए जेनेट की स्किन पर काट लेती है और उसकी उंगलियां चबा लेती है।
लेकिन फिर नजर अचानक वापस आता है और उन दोनों पर फिर से हमला करने की तैयारी करता है। जब सब कुछ बिल्कुल बेकार लगने लगता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और नजर को गोली मार देता है। कई सालों तक सोच से परे डर सहने के बाद बेथ और वेरा आखिरकार उस श्रापित घर से आजाद हो जाती है। दोनों साइकोपैथ को आखिरकार पुलिस मार देती है, जिससे उस इलाके में इतने लंबे समय से चल रहे फैमिली मर्डर का सिलसिला खत्म हो जाता है। एम्बुलेंस में घुसने से पहले बेथ खिड़की से पॉलिन की आत्मा को मुस्कुराते हुए आखिरी बार देखती है। फिर पॉलिन बेथ के पुराने टाइपराइटर की ओर इशारा करती है। यह एक माँ का अपनी बेटी को आखिरी मैसेज जैसा लगता है, बेथ के लिए एक रिमाइंडर कि वह लिखती रहे और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करती रहे। अब असलियत से बचने के लिए नहीं, बल्कि असली दुनिया में शांति और हीलिंग लाने के तरीके के तौर पर। तो कहानी से सीख यह है कि कभी भी कैंडी ट्रक के पीछे भूत या गुड़ियागर तक मत जाओ, जब तक कि तुम फ्री ट्रॉमा, जीरो थेरेपी और बेसमेंट की समस्याओं के लिए लाइफटाइम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहते।